दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यूपीएससी का हमने सिलेबस देख लिया है, यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या है। इसी तरह से जो है जितने एग्जाम की तैयारी जो है जीएस की यहाँ पे होगी, उन सारों का सिलेबस जो है, सारे एग्जामों का सिलेबस जो है धीरे धीरे आपको मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। इससे आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और अभी बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, 12th से अगर फाउंडेशन करना चाहते हैं, या आपने बीए वगैरह कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सिलेबस की तलाश में है कि सिलेबस क्या है, उसमें किस तरह से कवर करना है उसको। तो उन सारी चीज़ों की जानकारी जो इस वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से एग्जाम हमको टैकल करना है, किस तरह से निकालना है। ठीक, तो इसमें तो उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो ये अभी जो है जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है यूपी पीसीएस का, उसके लिए जो है ये इस वीडियो में बात होगी। इसके अलावा जो है इसी में आगे चल के हम लोग यूपी पीसीएस जो मेंस का सिलेबस है उसके बारे में बात होगी, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है उसके बारे में बात होगी। उसके अलावा इंटरव्यू और सबकी डिटेल में जानकारी कौन कहाँ से कवर हो जाएगा, कौन सा जो सब्जेक्ट है कहाँ से हम उसको कवर करेंगे, किस तरह से अप्रोच करना है, तो सारी चीज़ों की जानकारी जो है यहाँ पे इस वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया है, अगर आपने यूपीएससी का जो सिलेबस वाला जो वीडियो है उसको आपने देखा होगा तो आपको भली बात ये ज्ञात होगा कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वही सिलेबस जो है जीएस का, आईएएस का जो पेपर होता है, यानी यूपीएससी जो कराती है आईएएस का पेपर, उसका जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर है सेम सेम जो है सिलेबस यूपीपीसीएस का है। तो जो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है जीएस का, वही उत्तर प्रदेश पीसीएस का सिलेबस है जीएस का। ठीक है, तो पहला पेपर 1 होता है, तो 2 पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में, 2 पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होगा, 2 पेपर होंगे इसमें। एक को कहता है GS1, एक को कहता है GS2। ठीक है, तो GS1 में पूछेगा वो जनरल स्टडीज, और GS2 में पूछता है थोड़ा न्यूमेरिकल पूछता है, कुछ डिसीजन मेकिंग पूछता है, तार्किक और बौद्धिक क्षमता पूछता है, आपका कम्युनिकेशन पूछता है GS2 में, जिसको हम सीसैट का पेपर कहते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन 1 का पेपर है उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछेगा। तो जैसा कि वहाँ पे था यूपीएससी वाले सिलेबस में हमने देखा था कि पहला था उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटना होती है। तो राष्ट्रीय मतलब देश की और विदेश की जो करंट अफेयर्स में जो घटनाएं घट रही हैं, जो भारत के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है या पूरे दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में आपको जो है थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स वाली जो घटना है ये इसमें भी पूछेगा, और यही जो था यूपीएससी वाले में भी था, आईएएस वाले प्रारंभिक परीक्षा में भी था। उम्मीदवारों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इन विषयों के बारे में सामान्य जागरूकता रखें। ठीक है, बहुत डिटेल में पीएचडी वाला ज्ञान ना रखें, सामान्य जो है जागरूकता आपको सिर्फ इसमें रखनी है और बाकी चीजों का ध्यान नहीं देना है। अगला है दूसरा इसमें कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहला पॉइंट में करंट अफेयर्स है, उसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, सामान्य समझ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें है कि आपका भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में डिटेल में हमने देखा था यूपीएससी वाले जो वीडियो बनाए हैं प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पूरा भारत का जो है इतिहास पढ़ना होगा, जिसमें कि आपको देखिए यहाँ जो लिखा भारत के इतिहास, इसमें 3 इतिहास शामिल हैं। प्रारंभिक या प्राचीन भारत के इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास, इसमें प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, और जो है आधुनिक भारत का इतिहास इसमें है। और आधुनिक भारत के इतिहास में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी शामिल है। ठीक है, अगला है समसामयिक आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की जो समग्र समझ होती है उसके बारे में भी पूछेगा आपसे कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलुओं की समग्र जो समझ
तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं को समझ जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारत के इतिहास में जो चीजें चली हैं, तो इन तीनों पहलू पे आपको देखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों स्तर पे बात करनी है। तो एक मान लीजिए कोई राजा रहा होगा या फिर ब्रिटिश शासन जब था, तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक गतिविधियाँ किस तरह से थी, आर्थिक पॉलिसी उनकी क्या थी, सामाजिक ताना बाना कैसा था, इसके अलावा जो है राजनीतिक ताना बाना कैसा था, इस चीज को समझना। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति को बताना है आपको, राष्ट्रवाद का विकास किस तरह से होता है, ये विकास है यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति का की झलक जो है बतानी है आपको। ठीक, तो सेम सिलेबस जो है आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में भी था। अगला है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल शामिल है। ठीक है विश्व भूगोल का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न जो है भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जो है दृष्टिकोण से आपको बताना होगा। ठीक है, चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, संविधान, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार के जो मुद्दे हैं, मौलिक अधिकार के जो मुद्दे हैं, वो भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो पूरी पॉलिटी पढ़नी है, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत के अलावा कोई भी अगर आप किसी भी लेखक की बुक रखे हैं, सारी चीजें सेम दिया है। लक्ष्मीकांत में थोड़ा सिस्टमैटिक वे में दे दिया है और अदर वालों में थोड़ा इधर उधर दिया रहता है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सारी जो चीजें हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको GS1 की तैयारी करने की विशेष जरूरत नहीं है। कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है कि जो यूपीएससी है वो क्या करता है कि डेट वगैरह जो है क्वेश्चन में ही दे देगा कि प्लासी का युद्ध इस समय हुआ था, क्या कारण था कि प्लासी का युद्ध जो है उसी स्थान पे हुआ, क्या इसका कारण था, तो वो सब चीजें पूछता है। वो डेट वगैरह सब दे देगा आपको, फैक्चुअल चीजें दे देगा और कंसेप्चुअल चीजें आपसे पूछेगा। वहीं पे जो पीसीएस वाले एग्जाम है और अन्य जो एग्जाम होते हैं, वो लोग डेट वगैरह पूछते हैं। तो थोड़ा फैक्ट का जो ज्ञान है आपको यूपीएससी के अलावा, और स्टेट बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो फैक्चुअल चीजें आपको याद करनी होंगी। ठीक है, जो फैक्ट वाली चीजें होती हैं वो चीजें आपको याद करनी होती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फैक्चुअल चीजें आपको याद करनी होंगी। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो राजनीतिक प्रणाली किस तरह से हमारे पे, पंचायती राज, सामुदायिक विकास किस तरह से हो रहा है, आर्थिक विकास किस तरह से हो रहा है, आर्थिक नीतियां क्या है और भारतीय संस्कृति क्या है, इसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो पॉलिटी देखिए, हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गई, अब अर्थव्यवस्था आ रहा है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास हमको बताना है, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र की जो पहले हैं वो सब बताना है, सरकार की क्या पहले चल रही है, जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करनी है। तो आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है होनी चाहिए डिटेल में। ठीक है, इसके बाद जो है परिस्थितिकी और पर्यावरण से क्वेश्चन जो है पूछता है, तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, 20 क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं। तो पर्यावरण, परिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके बारे में जानकारी होगी। तो विषय का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, इन सब विषयों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसकी अपेक्षा की जाती है, विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, तो विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, बस सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको। अगला है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में दैनिक जीवन की घटनाओं पर आधारित जो विज्ञान होता है उसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो डे बाय डे में जो चीजें यूज होती हैं, जैसे कपड़ा धुलने के लिए सर्फ है, कपड़ा धुलने के लिए साबुन है, तो उसमें किस चीज़ों का यूज होता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरह से यूज करता है होता है, 5G, 4G, 3G, LTT या LTE जो होता है, जो मोबाइल के ऊपर लिखा होता है LTE, वो सब किस तरह से काम करता है, 4G, 5G सिम वगैरह कैसा होता है, जो आप फोन पे वगैरह यूज करते हैं तो उसकी क्या पॉलिसी है, किस तरह से चलता है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको, जिससे कि ये पता चल सके कि आपने बेसिक अवेयरनेस है, आपको बहुत डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, विटामिन वगैरह ये सब चीज़ों को जानना होगा। उपर्युक्त विषयों पर उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना होगा। यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं तो यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना होगा। तो इतना पढ़ेंगे आप तो यूपी पीसीएस और आईएएस वाला जो प्रारंभिक परीक्षा में अंतर बस यही वाला है नीचे वाला, कि यूपीएससी में यूपी स्पेशल नहीं पूछता है, बाकी यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल पूछता है। ये एक जो है बेसिक अंतर है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी या आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का ही है। ठीक है, वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं,
कुछ ही पूछी जाती हैं, मगर मान 10-20% पूछी जाती हैं, और 80% कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। और उसका उल्टा यहाँ पे 20% कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा और 80% फैक्चुअल चीजें पूछी जाएंगी यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अगला है इसमें, अगला क्या है, तो पेपर 2 है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर 2 है, तो ये भी थोड़ा सा उसमें अंतर है। तो पहला इसमें कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा, तो कंप्रिहेंशन यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी पूछा जाता है। अंतर व्यक्ति कौशल और संप्रेषण, ये विशेष तौर से जो इसमें 20 क्वेश्चन के आसपास जो है पूछा जाता है। तो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल जो है पूछी जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इंटरपर्सनल स्किल कैसी है, मतलब कि आप अपने आप से क्या बात करते हैं, दूसरों से किस तरह से रिलेशन रखते हैं, समाज से किस तरह से रिलेशन रखते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल के बारे में बात करनी होगी। तार्किक विश्लेषण आपको, और विश्लेषणात्मक क्षमता आपकी किस तरह से है, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान किस तरह से आप करते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है, तो ये जो है आपका ये सब रीजनिंग वगैरह का चीजें हैं। कंप्रिहेंशन है, इसे यहाँ से पूछता है। इसके गणित जो पूछेगा, कक्षा 10 लेवल का गणित इसमें पूछेगा। इसमें अंक गणित में संख्या प्रणाली, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, कार्य समय और गति और समय दूरी, ये सब पूछेगा। बीज गणित में भी पूछेगा। बीज गणित में क्या पूछेगा, तो बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लसप और मसप पूछेगा, और रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत, ये सब चीजें पूछेगा। ट्रिग्नोमेट्री से त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, इसका जो है क्षेत्रफल और परिमाप और आयतन पूछ सकता है आपसे, उससे जुड़े क्वेश्चन पूछ सकता है। सांख्यिकी से डेटा संग्रह, वर्गीकरण, बार चार्ट, पाई चार्ट, आवृत्ति चार्ट, बहुभुज, ठीक है, माध्य, माध्यिका, मोड आदि जो है यहाँ से आपको पढ़ना होगा। तो इसमें से पूछेगा। तो ये सब साधारण एकदम से सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जो उसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, साधारण क्वेश्चन एकदम पूछता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, एकदम साधारण पूछता है। अंग्रेजी से पूछेगा, एक्टिव पैसिव पूछता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है, नरेशन और वोकाबुलरी जो है चीजें पूछी जाती हैं। तो ये जो है हमारे प्रारंभिक परीक्षा के जो है सिलेबस है। तो यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में इन दोनों जो क्वेश्चन से GS1 और GS2 से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसमें जो होता है 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 33% आना आवश्यक होता है आपको, मतलब 34 क्वेश्चन काट पीट के सही होना चाहिए आपका। 34 क्वेश्चन काट पीट के सही होगा तो आपको मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें, तो ये चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो हमारा यूपीपीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। अब हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस का मेंस का जो सिलेबस है वो किस तरह से है। तो मेंस का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मेंस का सिलेबस देखते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से हम लोग लिया है, जो कि प्रयागराज में है, उससे जो है ये लिया गया है सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन 1। ठीक है, सामान्य अध्ययन 1, इससे पहले थोड़ा सा चीज देखते हैं हम लोग। दृष्टि से हमने लिया है। तो पहले प्रारंभिक जो परीक्षा है उसकी संरचना क्या है यहाँ से देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की संरचना हमने सब देख ही लिया है पीछे। अब जो है इसमें सामान्य हिंदी का एक मेंस का पेपर होगा। मेंस में होगा सामान्य हिंदी। ठीक है, फिर होगा निबंध का पेपर। ठीक है, 2 पेपर तो ये होंगे। ठीक है, 2 पेपर ये होंगे। फिर सामान्य अध्ययन 1, तो GS1 जैसे कि आप यूपीएससी में जो GS1 का सिलेबस था सेम इसमें भी है, बस एक चीज जुड़ा हुआ है प्लस यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल का थोड़ा सा पूछेगा सामान्य अध्ययन GS1 में। सामान्य अध्ययन GS2 में जो यूपीएससी वाला सिलेबस है वही है, बस जो है जो यूपी स्पेशल पूछेगा। यूपी स्पेशल 3 में भी वही है जो GS में उसमें था, यूपीएससी में जो था यूपीएससी के बराबर ही है, प्लस एक चीज और जुड़ा है इसमें, यूपी स्पेशल। ठीक, 4 में आपका इथिक्स होगा। इथिक्स वाला पेपर, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो वाला पेपर था पेपर 4 वैसे ही है, प्लस इसमें यूपी से जुड़ी जो है कुछ चीजें पूछी जाएंगी। पेपर 5 यूपी स्पेशल।
पेपर 6 यूपी स्पेशल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर जो है आपके इसमें होंगे, ठीक है। तो 8 पेपर होंगे इसमें। और इसमें जो इसका मार्किंग किस तरह से होती है पहले उसको समझ लेते हैं। इसमें मार्किंग जो होती है, तो मार्किंग अगर देखेंगे हम लोग, तो मार्क्स जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो हिंदी में लगभग, एक मिनट रुकिए, पहले मार्क्स थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग, दृष्टि वाले से पहले समझते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो बात है वो है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा। तो सामान्य हिंदी में अगर आप बात करते हैं हम लोग क्या पूछ सकता है, तो GS1 का जो पेपर होगा, पहले सबसे पहले पेपर होगा पेपर वन में हिंदी का पेपर होता है मेंस में, यूपी PCS के मेंस में हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। हिंदी में क्या पूछेगा आप, तो दिए हुए गद्य का जो है अवबोध एवं प्रश्नोत्तर लिखना है, संक्षेपण लिखना है, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन है, तार लेखन है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब कि एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज, ठीक है। तो उससे जो है आपको प्रश्नोत्तर निकालना होगा। फिर एक पैसेज दिया होगा, उसकी प्रिसाइज राइटिंग करनी होगी, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग जो है करनी होगी, या संक्षेप में उसको लिखना होगा। डिटेल में कोई चीज दी है उसको संक्षेप में लिखना है। तो संक्षेपण करने का मतलब ये है कि आप एक अधिकारी हैं, तो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की पूरी कॉपी आपके पास है, तो आप किसी नेता को या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को आप समझा रहे हैं, तो उतना बड़ा फाइल, इतनी मोटी फाइल, उस फाइल को समझा नहीं पाएंगे। तो आपको संक्षेप में लिखना आना चाहिए कि पूरी समरी उसकी बना के एक छोटा सा 1-2 पेज में उसको लिख दें, ताकि तुरंत ही अपने से उच्च अधिकारी को या उच्च नेता को आप उसको बता सकें, ठीक है। तो जो संक्षेपण होता है या प्रिसाइज राइटिंग होती है वो आनी चाहिए आपको। सरकारी और अर्ध सरकारी का जो पत्र लेखन होता है वो होना चाहिए। तार लेखन, कार्यालय आदेश की तरह जारी होता है वो जानकारी होनी चाहिए, लिखना होगा आपको। अधिसूचना कैसे निकलती है इसके बारे में बात होगी। शब्द ज्ञान का प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग करना होगा पेपर में हिंदी के। उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द यूज करना है, बर्तनी और वाक्य शुद्धि आएगा, लोकोक्तियां, मुहावरे आएंगे। तो जो हिंदी का जो पेपर है इतना चीजें उसमें पूछेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि इतनी चीजें वो पूछेगा। अगला है इसमें अगला इसमें है, देखेंगे आप, तो निबंध, ठीक है। निबंध पूछेगा इसमें। तो निबंध में के जो 3 खंड होंगे उसमें, तो 3 क ख ग, तीन खंड निबंध के होंगे। और प्रत्येक खंड से एक एक शब्द जो है, एक एक विषय आपको लेना होगा। तो तीन तीन खंड होंगे। ए होगा, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। बी होगा, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। सी होगा, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें से केवल एक लेना होगा, इसमें से एक लेना होगा, और इसमें से एक लेना होगा, ठीक है। और इसमें से 700 शब्दों में लिखना है, और एक 50 नंबर का होगा। ये भी 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का, मतलब 150 नंबर का जो है आपका निबंध होगा, ठीक है। तो 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड जो है 50-50 अंकों का होगा, ठीक है। इन खंडों में जो पहला खंड है, खंड ए, इसमें क्या पूछेगा, तो साहित्य और संस्कृति का जो है कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र का कोई क्वेश्चन होगा, और राजनीतिक क्षेत्र का क्वेश्चन होगा। खंड बी में विज्ञान और पर्यावरण संबंधित जो है निबंध होगा। आर्थिक क्षेत्र का निबंध होगा, और कृषि उद्योग का जो है निबंध हो सकता है। खंड सी में देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हुई हैं उस पर निबंध लिखना होगा। भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उस पर आपको एक निबंध लिखना हो सकता है। और राष्ट्रीय विकास की परियोजनाओं से एक निबंध लिखना हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से सिर्फ एक एक खंड से एक एक निबंध लिखना है, चाहे कोई भी जो आपको अच्छे से आता हो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है निबंध के बारे में। अगला है सामान्य अध्ययन 1। तो सामान्य अध्ययन 1 में कुछ नहीं है, जो यूपीएससी का जो सिलेबस है सेम सिलेबस इसका है, जिसमें आप देख सकते हैं विषय है और वितरण है। तो भारतीय संस्कृति और इतिहास से प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूपों को, साहित्य और वास्तुकला के पहलुओं पर फोकस करना है। आधुनिक भारत के इतिहास में हमको 1757 से लेके 1947 ईस्वी तक के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तित्व हैं और मुद्दे इसमें शामिल किए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान जो देने वाले व्यक्तियों और उनका योगदान क्या है उनको। स्वतंत्रता के बाद इतिहास हमको जानना होगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक जो है हमको बताना होगा। विश्व इतिहास में हमको 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें शामिल होगी फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः जो है सीमांकन,
और समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में समाज पर उनके प्रभाव क्या पड़े हैं, इनको हमको बताना होगा। भारतीय समाज और संस्कृति जो है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं बतानी होंगी, जैसा कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है 1-1.5 घंटे में। यूपीएससी वाले सिलेबस में कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। अगला है, इसमें महिलाओं की भूमिका और संबंधित मुद्दे जो है, समाज में महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन और जनसंख्या से संबंधित जो मुद्दे हैं इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा गरीबी और विकास की चुनौतियां, शहरीकरण, उनकी समस्याएं जो है इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आर्थिक सुधार और प्रभाव, तो आर्थिक सुधार और उनके प्रभाव, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये कहाँ से दे रहा है, ये तो पेपर, हाँ ये सब पूछे जाएंगे। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से अभिप्राय, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना किस तरह से, उसके बारे में। सामाजिक मुद्दे में सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वितरण में विश्व एवं प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें जल, मृदा, वन इत्यादि जो है एशिया और पूर्व एशिया में देखना है। भारत में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण है, कि जो उद्योग स्टेब्लिश हो रहा है उसको क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, तो उसको भूगोल में पढ़ा जाता है। भौतिक भूगोल हमको देखना है, इसमें जो है सुनामी देखना है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इन सब चीजों को इसमें हमको जानकारी देनी है, जिसमें समुद्री जल धारा होती है, पवने हैं, ये सारी चीजों को देखना है हमको। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हर चीज जानना कि क्या क्या पूछेगा उसमें। ठीक है, अगला इसमें भारत के महासागरीय संसाधन कौन कौन से हैं, उसको देखना है कि भारत के महासागरीय संसाधन, ये भूगोल ही सबको पढ़ना है। तो भूगोल समझ लीजिए यहाँ से और यहाँ तक सिर्फ भूगोल ही है, पूरा भूगोल। ठीक है, तो मानव प्रवास, महाद्वीपीय उपमहाद्वीप सीमाएं क्या हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं, सीमांकन, जनसंख्या और उसका अधिवास, सीमांत सीमाओं एवं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में विश्व की शरणार्थी समस्या कैसी है, भारत में सामुद्रिक जो संसाधन है उनकी संभावना क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो पेपर 1 में इतना सा पढ़ना है जो कि है। दूसरा सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन पेपर 2, तो इसमें जो है भारतीय संविधान को पढ़ना है। तो डिटेल वाला वीडियो जो है हमने वहाँ बनाया है यूपीएससी वाले में, कहाँ से उसको कवर करना है। तो भारतीय संविधान, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, वित्त आयोग, शक्तियों का पृथककरण, संवैधानिक योजनाओं की तुलना, संसद और राज्यों की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, सांविधिक विनियामक निकाय, ठीक, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों, हस्तक्षेप, विकास की प्रक्रिया, कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं। तो यहाँ से देखेंगे तो कल्याणकारी योजना जो इसमें आती है, तो ये जो है हमारा सोशल जस्टिस है ये। ठीक है, तो कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं, गरीबी और भुखमरी, शासन, सिविल सेवा में क्या क्या मोरालिटी होनी चाहिए, सिविल सेवाएं मतलब लोकसभा में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवा की क्या भूमिका होनी चाहिए, भारत के पड़ोसी देश में इंटरनेशनल रिलेशन, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, वैश्विक नीतियां और राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और एजेंसियां और सामाजिक घटनाक्रम, जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हुई हैं, करंट अफेयर्स इसमें भी पूछे जाएगा। तो GS2 जो है, जैसे GS2 का पेपर होता है सेम यूपीएससी में और सेम जो है यूपीपीसीएस, दोनों में सिलेबस सेम ही है। ठीक है, एक एक पॉइंट सेम है एकदम से पूरा, कुछ इसमें अलग नहीं है। यूपी स्पेशल पढ़ के रखना है कि यूपी स्पेशल से जुड़ी समस्याएं भी इसमें पूछ सकता है, उससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ पूछ सकता है यूपी स्पेशल से। तो बस ये काम करना है कि यूपी स्पेशल भी डिटेल में हमको तैयार करना है। ठीक है, उसी तरीके से पेपर 3 में भी सेम बात वही है। भारत में आर्थिक नियोजन, गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी बजट और वित्तीय प्रणाली, कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, भूमि सुधार, उदारीकरण और वैश्वीकरण, आधारभूत संरचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसमें पूछेगा, साइंस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सूचना और प्रौद्योगिकी जिसमें ICT कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी, तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी यहाँ से पढ़ना है। आपदा प्रबंधन पढ़ना है, अंतर्राज्यीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की आंतरिक सुरक्षा पढ़ना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में इसमें पढ़नी है, जिसमें परमाणु प्रसार, अतिवाद के कारण, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग साइट, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कैसे इनसे बचाव होगा, किस तरह से इसको रोका जा सकता है। ठीक है, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, संगठित अपराध, इसको सुरक्षा बल और रक्षा संगठन,
तो भारत में सुरक्षा बलों और उच्च रक्षा संगठनों की भूमिका के प्रकार और अधिदेश इसमें हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा कृषि और उससे जुड़े जो है एलाइड सेक्टर के बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो कृषि और अलाइड सेक्टर तो डिटेल में इसका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। जब इसको पढ़ाया जाएगा तो सिलेबस के हिसाब से ही पूरा जो क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो इसको बताया जाएगा कौन से टॉपिक का पेपर जो है हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं या क्लास कवर की जा रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है पेपर 4। तो इसमें देखेंगे पेपर 4 में तो नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध, जैसा कि यूपीएससी वाला सिलेबस था, अभिवृत्ति, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, नैतिक विचारक और दार्शनिक, भारत और विश्व के दोनों के, लोक प्रशासन में लोक सेवा और सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र किस तरह से काम करता है उसको जानेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा जो है शासन व्यवस्था में ईमानदारी केस स्टडी बतानी है। ठीक है, तो लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग जो है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, इन सब चीजों को भी डिटेल में पढ़ना है, जैसा कि यूपीएससी वाले वीडियो में डिटेल में बताया है कि कहाँ से कवर होने वाला है। ठीक है, और उपयुक्त विषयों पर आधारित जो केस स्टडी जो है हमको बतानी होगी, तब इन विषयों से जुड़ी जो है केस स्टडी के बारे में हमको पढ़ना होगा। पेपर 4 हो गया। अगला है पेपर 5। तो यूपी स्पेशल है, ये यूपी स्पेशल, तो ये थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ये अलग है, ये अब यूपीएससी में यहीं पे जो है ऑप्शनल हो जाता है, ऑप्शनल, मगर उत्तर प्रदेश में भी ऑप्शनल था, मगर ऑप्शनल की ज्यादा जरूरत नहीं लग रही थी सिविल सेवा की भूमिका में। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी अधिकारी इससे बन के जाएगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में उसको सेवा देनी है, इस वजह से इसको यूपी स्पेशल जोड़ा गया। तो पहला इसमें दिया गया कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के प्रचार तथा प्राचीन नगर। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े जो इतिहास है उसके बारे में जानना है। तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों सहित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विकास का अवलोकन, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला जिसमें महत्व एवं रख रखाव किस तरह से हो रहा है, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व जो है इसके बारे में बताना है। स्वतंत्रता संग्राम में, भारत स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा है, कौन कौन से व्यक्तित्व उसमें भाग लिए, सबके बारे में बताना है इसमें। उत्तर प्रदेश से जो सुव्यख्यात जो स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति थे उनके बारे में भी हमको जानकारी रखनी है। ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय मुद्दे हमको देखने हैं, सामाजिक संरचना कैसी है उनकी जनजातियों की, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन किस तरह से प्रभावित कर रहा है उत्तर प्रदेश को, इसके बारे में जानना है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस तरह से है, इसको बताना है। लोक सेवा, उत्तर प्रदेश की राज्य विशेष, तो लोक सेवा आयोग, लोक लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, और उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र का अधिकार क्या है उसके बारे में जानना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का विशेष में राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल में जानकारी आपको रखनी होगी। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, इसके बारे में जानना है। सुशासन किस तरह से चलता है, भूमि सुधार उत्तर प्रदेश में किस तरह से हुआ है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधित मुद्दे क्या है, तो उत्तर प्रदेश में उग्रवाद, उसका प्रचार प्रसार, विकास, बाह्य कौन शक्तियां उत्तर प्रदेश में क्या कर रही हैं, अंतर्राज्यीय सक्रियता में जो आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले जो लोग जुड़े हुए हैं, जो चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, जिसमें कि संचार है, नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, साइबर सुरक्षा, धन शोधन सुरक्षा बल, संगठित अपराध और सीमा सुरक्षा जो इसमें शामिल है। इसके अलावा विधि एवं व्यवस्था तथा नागरिक सुरक्षा इसमें शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में विधि एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रबंध किए गए हैं और मुद्दे, उससे जुड़े जो मुद्दे हैं उसके बारे में जानकारी रखनी होगी, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर प्रदेश की चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं और क्या चुनौतियां, उसको शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां और शिक्षा प्रणाली किस तरह से उसके बारे में जान करनी है, किस तरह से इनोवेशन करना है। विकास योगदान, तो भारत के समग्र विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, किन किन क्षेत्रों में कितना जो है आगे है उत्तर प्रदेश, इसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर्स घटना है उसको जानना है। उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें जल शक्ति मिशन, केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओज हैं, उनके बारे में जो है उनके मुद्दे क्या हैं, उनके योगदान क्या है और समाज पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसको भी जानना है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास की संभावनाएं क्या क्या है, कहाँ पे उच्च यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ के पर्यटन का, इसके बारे में जानकारी रखनी होगी।
उत्तर प्रदेश में नवाचार, तो उत्तर प्रदेश में नवाचार संबंधित मुद्दे, इससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है, ये सब जानना है हमको। तो पेपर 5 में वो देखना था। पेपर 6 में क्या है, तो ये भी यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल। पेपर 6 भी यूपी स्पेशल है, और उसमें उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य हमको देखना है। तो अर्थव्यवस्था वगैरह जो है, बजट है, मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, तो इकोनॉमिक स्तर पे क्या क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको हमको जानना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र का अवलोकन करना है। उत्तर प्रदेश में सरकार की लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, मानव संसाधन और कौशल विकास की पहले हैं, उनका योजनाबद्ध विकास किस तरह से हो रहा है उसको देखना है। उत्तर प्रदेश में निवेश किस तरह से आ रहा है, सरकार निवेश के लिए क्या क्या जो है कदम उठा रही है। लोक वित्त और राजकोषीय नीति किस तरह से उत्तर प्रदेश की है उसको जानना है, उसमें सुधार किस तरह से हो रहा है। एक जिला एक उत्पाद से किस तरह से जो है जिलों में जो इकोनॉमिकल जो गतिविधि है या इकोनॉमिकल गतिविधियां वो बढ़ रही हैं। नाभिकीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की योजना और उसका प्रबंधन किस तरह से होगा उसके बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की जननांकी जनसंख्या, जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, जनगणना का वितरण जो है, विवरण किस तरह से है, कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, इन सारी की जानकारी हमको जाननी है। कृषि का व्यवसायीकरण, तो कृषि का व्यवसायीकरण, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से इसको मार्केट से जोड़ने के लिए सरकार कदम उठा रही है, इन सारी योजनाओं के बारे में इसमें पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश में अद्यतन वनिकी नीति जो है, उत्तर प्रदेश में जो वन नीति है या जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं जो सामाजिक वनिकी है, जिसमें सतत विकास की संबंधित पहले इसमें शामिल है, उनकी भूमिका क्या है, ये सब शामिल है इसमें। तो ये जो मुद्दे हैं इसको पेपर 6 में पढ़ा जाता है। ठीक है। पेपर 6 भी बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी रखने के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी गई हैं, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा है कृषि विविधता और समस्याएं क्या क्या है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट कृषि संबंधी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान। उत्तर प्रदेश में विकास सूचकांक, उत्तर प्रदेश का भूगोल कैसा है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य किस तरह से है, उत्तर प्रदेश में परिवहन नेटवर्क क्या है, विद्युत संसाधन और औद्योगिक विकास किस तरह से यूपी में चल रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण और पर्यावरण संबंधित मुद्दे क्या हैं, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। प्रदूषण, पर्यावरण, मृदा, जल, वन, घास मैदान, आर्द्रभूमि, ये सब चीजें जो हैं प्राकृतिक संसाधन में आती हैं। जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान किस तरह से उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ संदर्भ में हमको बात करनी है। अधिवास और पारिस्थितिकी तंत्र जो है उत्तर प्रदेश से जुड़े, अधिवास और पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है, कार्य है, समायोजन है, जीव जंतु और वनस्पतियां हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी हमको रखनी है। उसमें अगला है उत्तर प्रदेश से जुड़ा साइंस टेक्नोलॉजी, प्रगति और उसके जुड़े मुद्दे। ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी इसमें देखना है। उत्तर प्रदेश में मत्स्यन, अंगूर, रेशम, फूल, बागानी, पौधे, कुक्कुट पालन, ठीक है, सुअर पालन, इन सब चीजों के बारे में हमको जानना है कि आर्थिक विकास जो है उत्तर प्रदेश में और क्या, कृषि के अलावा उस अलाइड क्षेत्रों में कितनी संभावनाएं जो उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं उसके बारे में हमको जानकारी रखनी है। ठीक है। तो ये सब पा रहे हैं। बाकी इसमें जो है विकास के जो मॉडल है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो मॉडल है, किस तरह से भूमिका अपनी निभा रही है और कितना जो इम्पोर्टेंट है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है। ये सब चीजें इसमें जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। अगला जो है इसमें देखेंगे नंबर किस तरह से बटा हुआ है उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें देखेंगे तो जनरल स्टडी का 200 मार्क्स का जो नंबर है, और उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और पेपर 2 में जनरल स्टडी में 200 मार्क्स होते हैं, जिसमें 200 के मार्क्स होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो याद रखेंगे पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में 200 क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी मेंस एग्जाम में क्या होता है, तो मेंस में सबसे पहला होता है जनरल हिंदी, जो कि 150 मार्क का होता है। ऐसे 150 मार्क का होता है। जनरल स्टडी 1 जो है 200 मार्क का, 2 200 मार्क का, 3 200 मार्क का, 4 200 नंबर का, 5 200 नंबर का, और जनरल स्टडी 6 जो है 200 नंबर का होता है। और इंटरव्यू जो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो इतने नंबर जो है यूपी पीसीएस के मतलब होते हैं, सब्जेक्टों में किस तरह से होता है ये पूरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है। ये पूरा जो नंबर है वो दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे जो है, तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है जनरल स्टडी
पेपर 1 में 200 मार्क का होता है, और सी सेट पेपर 100 क्वेश्चन का होता है 200 नंबर का, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, एंड मिनिमम ऑफ 33% इन रिक्वायर्ड टू बी पास। तो आपको 33% नंबर जो है पास होने के लिए लाना होगा। लैंग्वेज जो है जो पेपर की वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है, ठीक है। मार्किंग जो स्कीम है उसमें 1.33 फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो 1.3 नंबर मिलेगा आपको, और इसी का जो है 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा अगर इनकरेक्ट ऑप्शन आपने करेक्ट किया है तो। मेरिट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो बेस्ड ऑन मार्क इन जनरल स्टडी पेपर ओनली, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया कि टिपिकली 60 से 70% इन जनरल स्टडी पेपर्स मे वेरी विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है कौन सा, तो मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आर नॉट एडेड टू द फाइनल स्कोर ऑफ फॉर मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो क्वालिफाइंग प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर है, मेंस में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। तो मेंस में किसका नंबर जुड़ेगा भाई, तो ये नंबर जुड़ेगा जनरल हिंदी का, ऐसे का, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 सबका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 का जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये 1500 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। और इंटरव्यू अगर जोड़ देते हैं इसमें इंटरव्यू, तो 100 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये 1600 नंबर का पूरा पेपर यूपी पीसीएस का होता है, ठीक है। टाइम 3 घंटे का होता है इसमें, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम का जो बात कर रहा है ये, और प्रीलिम्स जो पेपर होता है वो 9:30 बजे 12:30 बजे तक होता है, और आफ्टरनून में 2 बजे से 5 बजे तक होता है, ठीक है। तो नंबर आपका कितना होगा, 1600 नंबर का पूरा यूपी पीसीएस का पेपर होता है 1600 नंबर का, उसमें से 800 850 900 नंबर पा जाते हैं। तो आप जो है एसडीएम और डीवाईएसपी की पोस्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो याद रखेंगे इतना पाएंगे तब, ठीक है। तो इतना जो है बात है पूरा, ठीक। तो इंटरव्यू भी 100 नंबर का है इसमें ये वाला, और टोटल इसको जोड़ेंगे तो 500 नंबर का हो जाएगा। 300 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1500 वही हो गया, और 100 नंबर ये वाला जुड़ जाएगा, तो 100 नंबर ये, तो 1600 नंबर का हो गया टोटल। यूपी पीसीएस का जो भी सिलेक्शन होगा ये 1600 नंबर में से जो नंबर पाएंगे आप उसी के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी जानकारी थी यूपी पीसीएस के सिलेबस जुड़ी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अन्य जो एग्जाम अगर देना चाहते हैं जैसे आरओ, ठीक है, पुलिस दरोगा, यूपीएससी सीडीएस एनडीए, इन सब का एग्जाम देना चाहते हैं, तो इनका भी जो डिटेल सिलेबस है उसकी जानकारी आपको धीरे धीरे दी जाएगी एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।